1 अप्रैल 1948, 1 अप्रैल 1949, 1 मार्च 1949 या 1 सितंबर 1949? फैक्ट्री एक्ट कब आया था फोर्स में, एक्टिव इंप्लीमेंट हो गया हो? यस, 1 अप्रैल 1949। ठीक है, ये तब से शुरू हो गया था ये। नेक्स्ट देखते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट के एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये कब से फोर्स में एग्जिस्टेंस में शुरू हो गया था, लगा लो। यस, 1961। ठीक है, 1961। नेक्स्ट वन इज एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द वेजेस अंडर द डैश 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 शैल फिक्स पीरियड्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच सच वेजेस शैल बी पेबल। ठीक है, कितना टाइम पीरियड में पे कर देना चाहिए, ये कौन से सेक्शन के अंडर में है? सेक्शन डैश ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट डिस्क्राइब पेमेंट ऑफ, और यस, सेक्शन सेक्शन 3। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन डैश ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस डिस्क्राइब डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम द वेजेस। ऐसा कौन सा सेक्शन है जो पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करता है, जिसमें डिडक्शंस की भी बात कर रहा है, वेजेस से डिडक्शंस? यस, सेक्शन 7, मतलब ऑप्शन ए। आगे है सेक्शन 12A ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट डिस्कसेस दैट। तो सेक्शन 12A है, वेजेस की पेमेंट को लेकर क्या डिस्कस करता है? पॉइंट नंबर ए, डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, या डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस, या डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लॉस डिडक्शंस, या डिडक्शंस फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंश्योरेंस स्कीम्स। यस, ऑप्शन नंबर, यस, ये होती है लोन, और लोन की डिडक्शंस की जो रिकवरी होती है उसको लेकर बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स डिडक्शंस। आगे है व्हेन डिड द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 कम्स इनटू फोर्स। हालांकि 1972 में था, बट ये फोर्स में कब आया है? यस, सिंपल सा है, 16 सितंबर 1972 को ही। आगे है When did the Industrial Employment, बोले तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 केम इनटू द फोर्स? 1 अप्रैल 1936, 1 मार्च 1937, 1 मई 1935 या 23 अप्रैल 1946? यस, 23 अप्रैल 1946। ठीक है, आगे है हमारे पास When did the Employee State Insurance Act 1948 came into existence, came into force? 1 अप्रैल 1966, 67, 60 या 48? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI है ना, बोलते हैं ना इसको। यस, 19 अप्रैल 1948, ESI। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 केम इनटू द फोर्स? 1965 अप्रैल, मार्च, 1 मई 1965 या 25 सितंबर 1965? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ये फोर्स में कब आया है? यस, 25 सितंबर 1965 एग्जैक्ट।
नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स? इक्वल रिम्यूनरेशन समान पारिश्रमिक एक्ट अधिनियम 1976, 1976, 1976, 1976, 1976 डेट अलग अलग है। 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 मई और 8 मार्च। यस, 8 मार्च 1976। नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड द चाइल्ड लेबर प्रोविडेंट एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986 कम टू फोर्स? ये फोर्स में कब आया है? 86, 87, 80 या 86? डेट अलग अलग है। 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 मई या 23 दिसंबर। ठीक है, तो पूरा पूरा देखना इसमें से। चाइल्ड लेबर प्रोविडेंट इन द रेगुलेशन एक्ट 1986 ये एक फोर्स में कब आया है? यस, डी 23 दिसंबर 1986। आगे है व्हेन डिड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 केम इनटू द फोर्स? जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था 1936 ये फोर्स में कब आया है? 1966, 67, 60, 36, 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 मई, 23 अप्रैल। यस, 23 अप्रैल 1936। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कम इनटू द फोर्स? ये फोर्स में कब आया है? 1 अप्रैल 1949, 1 मार्च 1948, 1 मई 1947 या 1 अप्रैल 1947? क्या लगता है कब फोर्स में आया ये? यस, 1 अप्रैल 1947। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन डिड द ट्रेड यूनियन एक्ट कम इनटू द फोर्स? ट्रेड यूनियन एक्ट कब फोर्स में आया है? 1 अप्रैल 1927, 1 मार्च 1926, 1 मई 1929, 1 जून 1927। ट्रेड यूनियन एक्ट हमारा फोर्स में कब आया है? 1 अप्रैल 1949। नो, बताओ। ओके, बाकी ट्रेड यूनियन एक्ट कब फोर्स में आया? कोई डी कह रहा है, कोई 1 अप्रैल 27 बोल रहा है। डी, ए, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है और हो सकता है कि फोर्स में बाद में आया हो। ओके,
एक 1 अप्रैल 1927, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं 1 अप्रैल 1927। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कम इनटू द फोर्स? वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट था 1923, ये फोर्स में कब आया? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। 1 अप्रैल 1995, 55, 1 मार्च 1955, 1 मई 1955 और 1 जुलाई 1924। यस, 1 जुलाई 1924 इज अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब कुछ क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हैं, ठीक है। Entrepreneur is a person or a group of person who bears risk, loss, certainty, and none of these. Yes, risk. The function performed by the entrepreneur is, फंक्शन परफॉर्म जो एंटरप्रेन्योर करता है कौन सा होता है फंक्शन, इस उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप या एडमिनिस्ट्रेशन? यस, एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर में देखा था ना, पूरी प्रोसेस कवर होने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप बन जाती है, पर एंटरप्रेन्योरशिप खुद एक प्रोसेस होती है। जो करता है वो एंटरप्रेन्योर और जो रिजल्ट होता है वो एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप इज पर्सन, प्रोसेस ऑफ एक्शन, ऑब्जेक्ट या नन ऑफ द दीज? एंटरप्रेन्योरशिप रियलिटी में क्या होती है? यस, प्रोसेस ऑफ एक्शन। ठीक है, थ्योरी में हमने डिस्कस भी किया था बहुत अच्छे से, पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। एंटरप्राइज इज ए ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्रोसेस ऑफ एक्शन या नन ऑफ द दीज? एंटरप्राइज क्या होती है? यस, जब एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस पूरी होती है तो एंटरप्राइज रेडी होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउन है, प्रोसेस है, देन ऑब्जेक्ट है। और नाउन कौन है? नाउन एंटरप्रेन्योर है। प्रोसेस क्या है? वर्ब कौन सी है? मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। और जो रिजल्ट है वो एंटरप्राइज है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेटली जो एंटरप्राइज है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बात आ रही है, एंटरप्राइज तो हो गया है ना। नेक्स्ट इज द रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर इज, एंटरप्रेन्योर के रिवॉर्ड क्या होता है? यस, प्रॉफिट है ना, उसको प्रॉफिट मिलता है। जो वो काम करता है, बहुत रिस्क लेता है, तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट मिलता है। Next one is question number 8. The willingness to face the losses arising from the uncertainty in the field of business bravely called. जब वो बिजनेस को साहस के साथ फेस करता है, अनिश्चितता को फेस करता है, लॉसेस बियर करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस, रिस्क बियरिंग। ठीक है, डैश इज द फर्स्ट नीड्स ऑफ द मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो की हायरार्की की थ्योरी के अंदर फर्स्ट नीड कौन सी आती है? यस, फर्स्ट यही होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट वन इज डैश इज द लास्ट नीड ऑफ द मास्लोज नीड हायरार्की की थ्योरी। आखिरी कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो मास्लो की नीड हायरार्की की थ्योरी है उसकी लास्ट नीड कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल, सोशल या सेफ्टी? नो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और ये फिफ्थ नंबर होती है। ठीक है,
आगे देखो, डैश इज द एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस, कैपिटल, रिस्क, प्रॉफिट या नन ऑफ द दीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैपिटल है ना, रिस्क को बाद में ले लेते हैं, प्रॉफिट तो लास्ट में आता ही है। आगे देखो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्री। ओवर प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या नन ऑफ द दीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी फेस करती हैं? यस, अनएम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट वन इज EOU स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या एक्सपोर्ट आउटपुट यूनिट या एक्सपोर्ट आउटपुट अंडरटेकिंग या नन ऑफ द दीज। EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, यस। नेक्स्ट वन इज डैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, फाइनेंस, प्रॉफिट, टेक्नोलॉजी या ह्यूमन रिसोर्सेज। यस, फाइनेंस। नेक्स्ट वन इज डैश स्टडीज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट हेल्प इवेल्युएट द इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। किस में हम स्टडी करते हैं? ये टॉपिक भी वैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टडी किया था। यस, सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। डैश इज ए पर्सन ऑफ स्टडी विच कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। डैश इज द पर्सन ऑफ स्टडी विच कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। यस, पीछे वाला आंसर ही है फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश कंस्टिट्यूट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द न्यू वेंचर। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, न्यू वेंचर के अंदर। आगे है डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया। इसमें से हमको बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स प्रोजेक्ट आइडियाज का क्या है। यस, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। Which of these action of an entrepreneur will mostly likely result in creative destruction? Developing a new product, taking over a competitor's business, issuing share to individuals and institutions, या lowering prices of your product or services? क्रिएटिव जब किसी का निकलता है तो उससे क्या बनता है? Which of these action of entrepreneur will most likely result in the creative action? Yes, एंटरप्रेन्योरशिप जब भी कोई काम करता है मार्केट में, कुछ नया ही लेकर आता है, कुछ क्रिएटिव लेकर आता है, तो डेफिनेटली डेवलपिंग एक न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट डेवलप होता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू इज कॉल्ड। जब भी हम कोई चीज नई क्रिएट करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, बिजनेस या इनोवेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू जब बनाते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है क्रिएट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? यस, इनोवेशन। नेक्स्ट वन इज ओनरशिप पोजीशन ऑफ लेस देन 50% इन ए बिजनेस इज नोन एज। जब किसी बिजनेस में ओनरशिप हमारी 50% से कम होती है तो उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी इंटरेस्ट होता है, जॉइंट वेंचर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नन ऑफ द अबव। यस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 50% से कम माइनॉरिटी बोलते हैं ना, और अगर ज्यादा हो तो मोर देन द 50% इन ए बिजनेस मेजॉरिटी, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। जब भी हम किसी नए वेंचर को स्टार्ट करते हैं, जो फिजिबिलिटी स्टडी हम करते हैं, उसका जो मेन पर्पस होता है क्या होता है? एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल कस्टमर, एस्टिमेटेड सेल, टू अंडरस्टैंड इफ देयर आर एनी बैरियर्स टू सक्सेस, या नन ऑफ द दीज। फिजिबिलिटी स्टडी हमने स्टडी की थी जब हम एंटरप्रेन्योर का पूरा टॉपिक स्टडी किया था, तो वहां पे टॉपिक को थोड़ा स्टडी कर लेना रियलिटी में क्या है, अगर आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। तो जब भी हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि हमारी सक्सेस के अंदर कौन कौन सी बैरियर आने वाली हैं। टू अंडरस्टैंड इफ देयर आर एनी बैरियर्स टू सक्सेस, मतलब जो हम सफल होना चाहते हैं उस सफल होने के बीच में कोई बैरियर्स तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। ओके, लास्ट वन, एन एंटरप्रेन्योर हु इज ओनर ऑफ द मोर देन वन बिजनेस इज कॉल्ड। अगर कोई एंटरप्रेन्योर एक से ज्यादा बिजनेस के अंदर ओनर है तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, या नन ऑफ द दीज। अगर कोई एंटरप्रेन्योर, कोई उद्यमी है, एक से ज्यादा बिजनेस के अंदर उसकी ओनर है, ओनरशिप है उसकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लगभग हमने आज 55 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, 54 55। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर भी दे रहे थे।